जिस बुलेट प्रूफ कैस्पर गाड़ी को दुश्मन की गोलियां भेद नहीं पाती, जिस पर बड़े से बड़ा बारूदी धमाका बेअसर रहता है, आखिर वो गाड़ी 9000 फीट की ऊंचाई पर एक मामूली मोड़ पर बेकाबू कैसे हो गई? क्या ये एक महज इत्तेफाक था या फिर डोडा की इन दुर्गम पहाड़ियों में हमारे जाबाज जवानों के खिलाफ कोई खौफनाक साजिश रची गई? गुरुवार को डोडा के खन्नी टॉप पर जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ भारतीय सेना को जख्म दिए बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। जिस वक्त पूरी घाटी में शांति की बात हो रही है, उस वक्त एक झटके में 10 जवानों का शहीद हो जाना और 10 अन्य का अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ना कई ऐसे बड़े सवाल खड़े करता है जिनका जवाब मिलना अभी बिल्कुल बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। हादसा उस वक्त हुआ जब सेना का अभेद्य माना जाने वाला वाहन एक गुप्त ऑपरेशन के लिए भद्रवाहा चंबा इंटरस्टेट सड़क से गुजर रहा था। अचानक चालक ने नियंत्रण खोया और फौलादी वाहन 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। सोचिए, जो वाहन युद्ध के मैदान में ढाल बनकर खड़ा रहता है, वो अपनों को बचाने में नाकाम कैसे रहा? अधिकारियों का कहना है कि वाहन एक ऊंचाई पर स्थित चौकी की ओर जा रहा था, लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ उसने रणनीतिकारों को सोचने पर भी मजबूर किया। क्या सड़क पर कोई ऐसी चीज थी जिसने टायर फिसलने या फिर वाहन के साथ कोई छेड़छाड़ की गई? एक ऐसी छेड़छाड़ जिसे शायद कोई देख ना पाया हो। ये शक इसलिए भी गहरा गया क्योंकि डोडा और किश्तवाड़ का इलाका पिछले कुछ वक्त से आतंकवादियों का नया अड्डा माना जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। उस शहादत की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि डोडा में इस सामूहिक शहादत हो गई। इन इलाकों में जिस तरह से आतंकी गतिविधियां बढ़ी, जिस तरह से सेना का मूवमेंट को टारगेट भी किया गया, उसे देखते हुए और उसे देखकर इस एक्सीडेंट के पीछे किसी बाहरी साजिश की आशंका से बिल्कुल इनकार भी नहीं किया जा सकता। क्या आतंकियों ने जवानों के रास्ते में किसी तरह की रेकी की? क्या उन्हें पता था कि इसी मोड़ पर गाड़ी को निशाना बनाना आसान रहेगा? इन सभी सवालों की परतें खोली जा रही है। इंतजार है किसी सटीक जवाब का, इंतजार है जांच पूरी होने का। मंजर इतना खौफनाक कि चारों ओर सिर्फ चीख पुकार थी। खराब मौसम और कोहरे के बीच जब बचाव दल नीचे उतरा तो उनके साथ और उनके सामने ही अपने ही साथियों के लहूलुहान शरीर पड़े थे। 4 जाबाज जवानों ने मौके पर दम तोड़ दिया था, जबकि बाकी 6 ने अस्पताल पहुंचने से पहले या फिर इलाज के दौरान अपनी आखिरी सांस ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। एलजी सिन्हा ने साफ कहा कि इन बहादुरों की सेवा और सर्वोच्च बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद उधमपुर के कमांड अस्पताल के डॉक्टरों के संपर्क में हैं, जहां एयरलिफ्ट कर लाए गए 10 घायल जवानों का इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ की हालत अब भी नाजुक बनी है। राजनीतिक गलियारों में भी इस घटना ने हलचल तेज कर दी। महबूबा मुफ्ती ने इस हादसे पर शोक जताते हुए इसे एक बड़ी त्रासदी करार दिया, लेकिन शोक और संवेदनाओं से इतर सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है। डोडा की ये वादियां आजकल खून से आखिर लाल क्यों हैं? क्या किश्तवाड़ और डोडा को जानबूझकर दहलाने की कोशिश की जा रही है ताकि कश्मीर से ध्यान भटकाया जाए? सेना के अधिकारियों ने पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी और इस हादसे की तकनीकी जांच के साथ साथ इंटेलिजेंस विंग भी सक्रिय हो गई। 10 परिवारों के घर के चिराग बुझ चुके हैं और देश एक बार फिर अपने वीर सपूतों की शहादत पर आंसू बहा रहा है। लेकिन ये आंसू तब तक नहीं सूखेंगे जब तक ये साफ ना हो जाए कि हमारे जवानों के साथ उस खौफनाक मोड़ पर आखिर हुआ क्या? क्या वो सिर्फ एक अनियंत्रित मोड़ था या फिर मौत का बिछाया हुआ कोई बड़ा जाल? डोडा की गहरी खाई में गिरा वो बुलेट प्रूफ वाहन आज बहुत सारे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया, जिनका जवाब देश मांग रहा है। हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देश में जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, चाहे वो दुश्मन की गोली से शहीद हुए हो या फिर पहाड़ों की इन साजिशी ढलानों पर। अब आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अब एक बार फिर सियासी पारा अपने 7वें आसमान पर है। सियासी हलचल का दौर तेज हो गया। वजह बीएमसी, यानी कि अब कौन होगा मुंबई की सबसे बड़ी और देश की भी आप कह सकते हैं महानगर पालिका का बॉस। एशिया की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी के गलियारों में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर वो कौन सी खुशनसीब महिला होगी जिसके हाथों में देश की आर्थिक राजधानी की कमान सौंप दी जाएगी। मुंबई नगर निगम की सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल किसके पास होगा, इसकी तस्वीर अब लगभग
साफ हो चुकी है, क्योंकि मेयर पद के लिए निकले आरक्षण की लॉटरी ने बड़े बड़े दिग्गजों को समीकरण इनके बिगाड़ दिए हैं। इस बार मुंबई का मेयर ओपन कैटेगरी महिला से होगा, यानी कि अब जाति और वर्ग की कोई सीमा नहीं है और किसी भी समाज की महिला पार्षद मेयर की कुर्सी पर बैठ जाएंगी। लेकिन इस कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता जितना सीधा नजर आ रहा है, उसके पीछे का नंबर गेम उतना ही पेचीदा और दिलचस्प है। अब इस नंबर गेम ने ही उद्धव ठाकरे से लेकर कांग्रेस तक की नींद उड़ा रखी है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास इस वक्त बीएमसी में जो बहुमत का आंकड़ा है, उसने विपक्ष के खेमे में खलबली तेज कर दी। आंकड़ों के आईने में देखें तो 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी ने 89 और शिंदे गुट ने 29 सीटें जीतकर कुल 118 पार्षदों की फौज खड़ी कर दी। यह आंकड़ा बहुमत के जादुई नंबर 114 से 4 ज्यादा है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना 65 और कांग्रेस 24 सीटों पर सिमट कर रह गई, जिससे महाविकास आघाड़ी के लिए अपना मेयर बनाना एक नामुमकिन ख्वाब बन गया, ख्वाब बनता नजर आ रहा है। ऐसे में ये तय है कि मेयर महायुति का ही बनेगा, लेकिन असली सस्पेंस इस बात पर है कि बीजेपी अपनी 49 महिला पार्षदों में से किस चेहरे को पावरफुल कुर्सी देने वाली है। मेयर पद की इस हाई प्रोफाइल रेस में आधा दर्जन नाम तैर रहे हैं, लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, जो नाम सबसे आगे चल रहा है, वो नाम है तेजस्वी घोसालकर का। तेजस्वी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से बिल्कुल कम भी नहीं है। वो दिवंगत शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर की पत्नी हैं, जिनकी फरवरी 2022 में फेसबुक लाइव के दौरान सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बड़ी त्रासदी के बाद तेजस्वी ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उन्हें वार्ड नंबर 2 से चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने शानदार जीत भी दर्ज की। सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि तेजस्वी को मेयर बनाकर बीजेपी न सिर्फ एक मजबूत संदेश देना चाहती है, बल्कि उद्धव ठाकरे के गढ़ में उनकी ही पूर्व सहयोगी के जरिए अपनी पकड़ को और पुख्ता करेगी। तेजस्वी को इस रेस में सबसे प्रबल दावेदार इसलिए भी माना गया क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ी सहानुभूति और राजनीतिक विरासत जुड़ी है, जो कि एक प्लस पॉइंट है तेजस्वी के लिए। हालांकि तेजस्वी के लिए ये राह इतनी आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके पीछे अनुभवी चेहरों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। वार्ड नंबर 13 से जीती रानी द्विवेदी का नाम काफी मजबूती से उभरता नजर आ रहा है। रानी द्विवेदी बीजेपी महाराष्ट्र की सचिव और प्रवक्ता होने के साथ साथ एक पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं, जिससे उनकी छवि एक अनुशासन प्रिय और जूझारू नेता की है। इसी तरह से वार्ड नंबर 16 से चुनाव जीतने वाली श्वेता कोरगावकर और वार्ड नंबर 14 से सीमा शिंदे भी मेयर पद की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 15 से जिज्ञासा शाह और वार्ड नंबर 17 से शिल्पा सांगुरे के नाम की चर्चा तेज है। बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि वो किसी एक चेहरे को चुने जो न सिर्फ प्रशासनिक रूप से सक्षम हो, बल्कि जिसका राजनीतिक प्रभाव आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों में भी पार्टी को फायदा पहुंचाए। बीएमसी में मेयर का पद महिला के लिए रिजर्व होने के बाद अब पार्टियों को किसी खास जाति के उम्मीदवार की तलाश नहीं होगी, जिसने मुकाबले को और भी खुला बना दिया। शिंदे गुट की 19 महिला पार्षदों का समर्थन भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाला है। अब तेजस्वी घोसालकर का पलड़ा फिलहाल मजबूत है, सबसे भारी लग रहा है, क्योंकि बीजेपी उन पर और उन्हें मुंबई की राजनीति के नए चेहरे के रूप में पेश कर सकती है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी आलाकमान किस महिला पार्षद के सिर पर मुंबई का ताज सजाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बीएमसी का मेयर महायुति से फाइनल होगा, यानी कि विपक्ष अब सत्ता से पूरी तरह बाहर होने वाला है। और आखिर में खबर उस सूबे की जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने का तमगा रखता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में खरमास खत्म होते ही चुनावी बिसात कुछ इस तरह से बिछी कि अब धर्म, परंपरा और सत्ता के बीच एक सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। प्रयागराज के माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वर आनंद की पालकी को संगम नोस तक न जाने देना, संगम नोस तक जाने से रोके जाने का मामला अब सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया है। जिस राज्य में मुख्यमंत्री खुद एक बड़े पीठ के महंत हो, वहां हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु माने जाने वाले शंकराचार्य और सरकार के बीच उठन जाना विपक्ष के लिए किसी सुनहरे मौके से बिल्कुल कम नहीं है। बहरहाल विवाद पर अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आया है, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर योगी ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का
कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। जैसा कि आपने सुना, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता हो या फिर हो विपक्ष का कोई अन्य दल, इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके जरिए बीजेपी के उस अभेद्य हिंदू वोट बैंक में सीधी सेंध लगाई जाएगी, जिसे योगी आदित्यनाथ ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे से एकजुट किया था। विपक्ष का सीधा आरोप है कि योगी सरकार सत्ता के अहंकार में संतों और शंकराचार्यों का अपमान कर रही है। अखिलेश यादव, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले से बीजेपी को तगड़ा झटका दिया, अब शंकराचार्य के अपमान के बहाने सवर्णों और कट्टर सनातनी समाज को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे को 2027 की राह का कांटा बनाने में जुटा है, ताकि ये संदेश जाए कि बीजेपी सिर्फ अपने अनुकूल संतों का सम्मान करती है। दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के तीखे तेवरों ने सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर दी, जहां पर वो सीधे तौर पर सनातनी समाज को बीजेपी से अलग होने का संकेत देते नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब ये सुलह होती है या फिर उसका सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। बहरहाल ये थी आज की दिन की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और इस देश के लिए जरूरी था। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.